हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम यानी दहन और ज्वाला के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने सभी क्वेश्चंस कवर किए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी से हो या आपकी अरिहंत या एग्जाम कार्ड किसी भी बुक से हो। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देख लेते हो तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों? ए सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिविंग हीट इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंबस्टिबल सब्सटेंस। यानी दोस्तों आपको पता है, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है उसे हम दहनशील पदार्थ कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील या फिर ज्वलनशील पदार्थ है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है आयरन नेल यानी लोहे की कील, ऑप्शन बी है पत्थर का टुकड़ा यानी स्टोन पीस, ऑप्शन सी है ग्लास यानी कांच, और ऑप्शन डी है वुड यानी लकड़ी। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि जो कि क्या है दोस्तों, जल जाता है, जो कि क्या करता है दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है यानी कि हीट देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि आपको पता है ना तो लोहे की कील जलती है, ना ही पत्थर का टुकड़ा, ना ही कांच। लकड़ी है दोस्तों वो जल जाती है एयर की प्रेजेंस में, तो लकड़ी हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मीय मान वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको कर लेने इस चैप्टर से। कैलोरीफिक वैल्यू वाला जो पूरा टेबल आपको याद कर लेना है दोस्तों, किसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, किसकी लो है, किसकी कितनी है। इससे दोस्तों क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है। 100% चांस है दोस्तों कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन ए है दोस्तों कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी है एलपीजी, ऑप्शन सी है बायोगैस, ऑप्शन डी है पेट्रोल। तो आपको बताना है दोस्तों किसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है हाईएस्ट है, यानी किसका उसमें मान सबसे ज़्यादा है। दोस्तों एलपीजी का जो कैलोरीफिक वैल्यू है, एलपीजी का उसमें मान है इन सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा की बात करें एलपीजी से भी ज़्यादा होता है दोस्तों हाइड्रोजन का, लेकिन हाइड्रोजन दोस्तों अभी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? एलपीजी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू आपको सबकी याद कर लेनी है। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है 1.5 लाख किलो जूल पर केजी, इसकी जो है दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये रहा आपके सामने। वायु में जलने पर मैग्नीशियम रिबन उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूसेस। तो जब दोस्तों मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो वो क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर एंड लाइट, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट एंड लाइट, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर एंड हीट यानी पानी और ऊष्मा। तो दोस्तों जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता है, आपको पता है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या बनती है? हीट और लाइट। क्या निकलती है दोस्तों? हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट और लाइट उत्पन्न होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट एंड लाइट यानी ऊष्मा और प्रकाश आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वाटर नहीं बनता दोस्तों, ये दोनों तो वैसे भी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों ये रहा आपके सामने, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है जो कि जिसको जलाया नहीं जा सकता। कैम्फर, घास, कांच या फिर अल्कोहल। दोस्तों आपको पता है कैम्फर को भी, घास को भी, अल्कोहल को भी, इनको जलाया जा सकते हैं, जल सकते हैं। लेकिन जो कांच है दोस्तों, ऑप्शन सी ग्लास आपका यहाँ पे क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है क्योंकि इसे जलाया नहीं जा सकता। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, द सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न विद फ्लेम। वह पदार्थ कौन सा है जो ज्वाला के साथ नहीं जलता, यानी जब वो जलता है तो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, उससे फ्लेम नहीं उत्पन्न होती। पहला एलपीजी, दूसरा ड्राई ग्लास, तीसरा है कपूर, चौथा है दोस्तों चारकोल। तो इसका आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है चारकोल, क्योंकि दोस्तों एलपीजी में भी क्या है? एलपीजी में दोस्तों फ्लेम बनती है, कपूर में भी फ्लेम बनती है, कैंपर में। और जो ड्राई ग्लास होता है दोस्तों, ये ग्लास नहीं है, कांच नहीं है, सूखा कांच होता है, ये फ्लेम के साथ जलता है। लेकिन चारकोल में दोस्तों क्या है? यहाँ पे फ्लेम नहीं होती। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? ऑन प्लेसिंग एन इन्वर्टेड टम्बलर ओवर बर्निंग कैंडल द फ्लेम एक्सटिंग्विशेस आफ्टर सम टाइम, दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डैश। दोस्तों एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर उल्टा गिलास रखने से कुछ समय बाद उसकी जो फ्लेम है, लो है, वो बुझ जाती है। यह डैश की अनुपलब्धता के कारण है। तो आपको बताना है दोस्तों यह किसकी अनुपलब्धता के कारण होता है, यानी कि किसकी नॉन अवेलेबिलिटी के कारण होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है वाटर वेपर, ऑप्शन डी है मोम यानी कि वैक्स।
दोस्तों आपको पता है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए वायु यानी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर दोस्तों हम किसी भी जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर उसको उल्टा गिलास करके उसको ढक देंगे तो उसको क्या होगी दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने से वो बुझ जाती है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी की अनुपलब्धता के कारण दोस्तों मोमबत्ती है जो बुझ जाती है, उसकी लो बुझ जाती है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों ये रहा आपके सामने। यदि किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाती है तो आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका आपको बताना है कौन सा है। इफ ए पर्सन क्लोथ कैच फायर द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर इज टू डैश। तो दोस्तों आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। पहला है थ्रो वाटर ऑन क्लोथ्स यानी कपड़ों पे पानी फेंक के। दूसरा है यूज वायर फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करके। तीसरा है कवर द पर्सन विद ए वुलन ब्लैंकेट यानी व्यक्तियों को ऊनी कपड़ों से ढककर, या कवर द पर्सन विद ए पॉलीथीन शीट ये व्यक्ति को पॉलीथीन से ढककर। तो दोस्तों जो आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो है व्यक्तियों को ऊनी कंबल से ढककर, कवर द पर्सन विद वुलन ब्लैंकेट। क्योंकि जब व्यक्ति को दोस्तों हम ब्लैंकेट से यानी कि कंबल से ढक देंगे तो कंबल से ढकने से दोस्तों जो वायु की आपूर्ति है वो कम हो जाएगी, यानी जो वायु की एयर की सप्लाई है वो कट हो जाएगी और जिसके कारण आग है जो बुझ जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अधिकतम ज्वलन ताप होने की उम्मीद है। इसमें आपको बताना है दोस्तों द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर आउट ऑफ द फ्लोइंग। किसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, ज्वलन तापमान किसका ज़्यादा होता है, केरोसिन का, कोयले का, पेट्रोल का या फिर अल्कोहल का। दोस्तों इनमें से कोयले का जो इग्निशन टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है, कोयले का जो ज्वलन तापमान है वो ज़्यादा होता है। ज्वलन ताप दोस्तों वह नीमन ताप होता है जिस पर कोई भी वस्तु जल जाती है। तो केरोसिन, पेट्रोल और अल्कोहल ये कम ताप पर जल जाते हैं, लेकिन कोयला दोस्तों इनके मुकाबले इनके कंपेरिजन में ज़्यादा ताप पे जलता है, तो इसका ज्वलन ताप दोस्तों क्या है, अधिकतम है यानी कि हाईएस्ट है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। उनके पास डैश है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग दे हैव। तो दोस्तों जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में कौन सी बात यहाँ पे सही कही गई है वो आपको बतानी है। पहला दोस्तों दे हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन नॉट कैच फायर। लो इग्निशन टेम्परेचर वाली बात बिल्कुल सही है, इनका ज्वलन ताप कम होता है लेकिन आसानी से आग नहीं पकड़ सकते, ये वाली बात गलत है। उच्च ज्वलन ताप यहाँ पे तो हाई आ गया दोस्तों, एंड कैन कैच फायर इजीली, अब ये वाली बात सही है लेकिन हाई क्या है यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर नहीं होता। कम ज्वलन ताप होता है और आसानी से आग पकड़ सकते हैं, दोस्तों बिल्कुल सही है। उच्च ज्वलन ताप और आसानी से आग नहीं पकड़ सकते, ये भी बिल्कुल क्या है दोस्तों गलत बात है। दोस्तों जो हमारे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनका क्या है दोस्तों, जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो होता है और लो होने के कारण वो आसानी से क्या है दोस्तों आग पकड़ सकते हैं। तो इनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और कैन कैच फायर इजीली, ये आग को आसानी से पकड़ सकते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉरेस्ट फायर आर यूजुअली ड्यू टू, यानी दोस्तों आपको असत्य कथन का जो गलत कथन है उसका चयन करना है। जंगल में आग आमतौर पर किसके कारण लगती है, तो जंगल में आग किसके कारण लग सकती है, मनुष्यों की लापरवाही, केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन, बिल्कुल सही दोस्तों लग सकती है। पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई से दोस्तों कोई आग नहीं लगती। सूरज की गर्मी, गर्मी के मौसम में लग सकती है दोस्तों, ज़्यादा गर्मी के कारण बिजली गिरने से भी दोस्तों लग सकती है, लेकिन पेड़ों की कटाई से नहीं लगती दोस्तों। यही क्या है हमारा इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी गलत कथन है इसके बारे में, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों ये रहा आपके सामने। व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सफिशिएंट द फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसेस मेनली। जब दोस्तों ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है दोस्तों मतलब सफिशिएंट नहीं होती, तो ईंधन के अपूर्ण दहन से डैश उत्पन्न होती है। तो जो हमारा फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता बल्कि उसका अपूर्ण दहन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो उससे क्या उत्पन्न होता है, ऑप्शन है दोस्तों नीली ज्वाला यानी ऑरेंज ब्लू फ्लेम। दूसरा है दोस्तों ऑरेंज फ्लेम यानी नारंगी ज्वाला, येलो फ्लेम यानी पीली ज्वाला, डार्क ब्लू फ्लेम यानी कि गहरी नीली ज्वाला या गहरा नीली ज्वाला। तो दोस्तों इसका आपको आंसर बताना है कि अपूर्ण दहन से, यानी कि दोस्तों इनकम्प्लीट जब वो कंबशन होता है तो उससे कैसी फ्लेम है वो प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों इनकम्प्लीट से कैसी फ्लेम प्रोड्यूस होती है,
पीली यानी कि येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, ज्वाला के किस क्षेत्र का तापमान सबसे अधिक होता है? विच जोन ऑफ द फ्लेम एज द हाईएस्ट टेम्परेचर? तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर दोस्तों कौन सा होता है? इनर मोस्ट जोन का होता है, मिडिल जोन का होता है, आउटर मोस्ट जोन का होता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखी है चैप्टर वाली तो पहले उसे देख लेना, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो बिना वीडियो देखे चैप्टर वाली, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने उसमें बताया दोस्तों, जो फ्लेम है उसके इनर मोस्ट, मिडल और आउटर मोस्ट 3 जोन होते हैं। बीच में तापमान सबसे कम होता है और बाहर सबसे ज्यादा होता है। और जो बीच वाला है यहाँ पे दोस्तों, यानी कि एक तो सबसे अंदर हो गया जहाँ पे तापमान कम है, फिर मिडिल वाला है उसमें थोड़ा इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा होता है, लेकिन वैसे तो कम होता है यहाँ पे। लेकिन जो सबसे बाहर वाला है दोस्तों, वहाँ पे तापमान सबसे ज़्यादा होता है। तो जो आउटर मोस्ट जोन है, बाहर वाला भाग है दोस्तों, वहाँ पे तापमान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट इज कॉल्ड? किसी ईंधन का ऊष्मीय मान एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसे डैश कहते हैं। यानी आपको दोस्तों यहाँ पे सिंपली क्या पूछा है, कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट पूछा है कि उसको किस में मापते हैं। दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू को किस में मापते हैं? किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापते हैं। आपको डायरेक्ट याद रखना है। और कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में क्या लिखा होगा, केजे प्रति केजी, यानी किलो जूल। केजे का मतलब दोस्तों किलो जूल और केजी का मतलब किलोग्राम। तो किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये दोस्तों क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट है, यानी कि ऊष्मीय मात्रक, ऊष्मीय मान का दोस्तों मात्रा क्या है, इकाई है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, गांव में लोग ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं क्योंकि? इन विलेजेस पीपल आर यूज वुड एज फ्यूल। तो गांव में दोस्तों लोग वुड को, लकड़ी को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? पहला है दोस्तों, इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है, यानी कि इट इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल फ्यूल। इसको आइडियल फ्यूल यानी आदर्श ईंधन माना जाता है। दूसरा, इसकी आसान उपलब्धता और कम लागत के कारण, यानी बिकॉज ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। इसकी दोस्तों उपलब्धता आसान है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। और इसका जो लागत है, कॉस्ट भी क्या है, कम होती है, यानी कि सस्ता होता है। इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, यह पर्यावरण के अनुकूल है। या फिर इट कैच फायर इजिली, यह आसानी से आग पकड़ लेता है। देखो दोस्तों, जो लकड़ी है वो आसानी से आग नहीं पकड़ती, मतलब कि इसके कारण इसको यूज नहीं किया जाता। और इको एनवायरमेंट फ्रेंडली तो होता ही नहीं, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। दूसरा दोस्तों, जो पहला ऑप्शन क्या है, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल भी नहीं है, क्योंकि आइडियल फ्यूल तो वो है जिससे ना तो पोल्यूशन हो और जो सस्ता भी हो, तो इससे तो पोल्यूशन होता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसकी कॉस्ट भी क्या है दोस्तों, लो है, यानी कि कम लागत पे ही मिल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों गाँव में जो फ्यूल के रूप में ज़्यादातर वुड को, यानी कि लकड़ी को यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज अ क्लीनेस्ट फ्यूल? तो क्लीनेस्ट फ्यूल, शुद्ध ईंधन, स्वच्छ ईंधन के किसे कहा जाता है दोस्तों? किस ईंधन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है? काऊ डंग के, गाय के गोबर के उपले को, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल को, पेट्रोल को, या हाइड्रोजन गैस को? दोस्तों शुद्ध तेल वो होगा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, जो क्या करेगा, जब उसको जलाएंगे तो वो दोस्तों क्या है, मतलब कि एक तो एयर को बहुत कम या तो पोल्यूट करेगा ही नहीं, वैसे तो ऐसा होता नहीं, करे ना थोड़ा मात्रा में तो करते हैं, तो बहुत कम दोस्तों क्या है, एयर पोल्यूशन होगा उससे। और जलने के बाद दोस्तों जैसे राख छोड़ते हैं कुछ, तो उसमें से राख भी नहीं बचेगी, और वो क्या है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा भी देगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता है दोस्तों किसकी ज़्यादा होती है? हाइड्रोजन गैस की। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऊष्मा भी देगा, और इससे दोस्तों क्या है, जो हमारा प्रदूषण भी कम होता है, यानी कि बहुत ही ना के बराबर। तो ये हमारा क्या दोस्तों, क्लीनेस्ट फ्यूल है। क्लीनेस्ट की बात किया तो मेन तो यहाँ पे प्रदूषण ही आपको चेक करना है कि किससे दोस्तों बहुत कम प्रदूषण होता है, ना के बराबर। तो हाइड्रोजन गैस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ए गुड फ्यूल इज वन विच। तो आपको बताना है दोस्तों इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बताना है आपको, स्टेटमेंट कौन सी है गुड फ्यूल के बारे में, अच्छे ईंधन के बारे में गलत बात कौन सी है? ये आसानी से उपलब्ध है, इज रेडिली अवेलेबल, ये तो सही बात है। बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करता है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, गर्मी यानी ऊष्मा आएगा दोस्तों, यहाँ पे बड़ी मात्रा में ऊष्मा पैदा करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर एक कोई भी दोस्तों अगर फ्यूल ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करे तो वो अच्छा फ्यूल माना जाएगा। बहुत से अवांछित पदार्थ छोड़ जाते हैं, यानी कि अनडिजायरेबल सब्सटेंस छोड़ते हैं, जैसे राख हो गई तो वो छोड़ते हैं, बिल्कुल दोस्तों गलत बात है इसके बारे में। बर्न इजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट, माध्यम दर से हवा में आसानी से जलता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो गुड फ्यूल होगा वो आसानी से उपलब्ध होगा और लार्ज अमाउंट में दोस्तों क्या हीट प्रोड्यूस करेगा, और एक मॉडरेट रेट पे दोस्तों बर्न होता है एयर में। तो तीनों बातें सही हैं, लेकिन हमें गलत बात बतानी थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि दोस्तों ऑप्शन सी है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों ये रहा आपके सामने, श्याम वाज कुकिंग पोटैटो करी ऑन चूल्हा। श्याम दोस्तों चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा था,
टू हिज सरप्राइज ही ऑब्जर्व दैट कॉपर वेजल वाज गेटिंग ब्लैकन फ्रॉम आउटसाइड। तो उससे आश्चर्य हुआ कि जो तांबे का बर्तन है, जो वो ले रहा था, पात्र है, वो बाहर से काला हो रहा है। तो इट मे बी ड्यू टू, तो आपको बताना है यह डैश के कारण हो सकते हैं, किसके कारण हुआ था। पहला दोस्तों, ईंधन का उचित दहन यानी प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल। तो ईंधन का उचित दहन इसका कारण है, या फिर आलू करी का अनुचित खाना बनाना यानी इम्प्रॉपर कुकिंग ऑफ पोटैटो करी, या फिर ईंधन का अनुचित दहन यानी इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल, या फिर तांबे के बर्तन का जलना, या फिर बर्निंग ऑफ कॉपर वेसल। तो जो बर्तन है दोस्तों काला हो गया, तो वो क्यों हुआ था? प्रॉपर कंबशन के कारण हुआ था या इम्प्रॉपर कंबशन के कारण, या दोस्तों जो उसकी कुकिंग थी, यानी जो उसने आलू की करी बनाई, सब्जी बनाई, उसको दोस्तों अच्छे से नहीं बना पाया, इसके कारण हुआ। ये फिर दोस्तों क्या हुआ, जो कॉपर तांबे का बर्तन है वो जल गया था। तो दोस्तों अगर नीचे से काला होता है कोई भी बर्तन, तो वो किसके कारण होता है? आपको याद रखना है, ईंधन के अनुचित दहन यानी कि इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल। क्योंकि अगर फ्यूल दोस्तों प्रॉपर क्या है, उसका कंबशन नहीं हुआ, पूरी तरह से नहीं जला, तो वो उड़ के दोस्तों वहाँ पे चिपक जाता है बर्तन पे, यानी वो क्या है, पूरी तरह से नहीं जला। जो फ्यूल दोस्तों पूरी तरह से जल जाता है, उसमें दोस्तों क्या है, राख नहीं बचती, तो इसलिए वो बर्तन को भी काला नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, जो गैस है, एलपीजी गैस का यूज किया जाता है घरों में, उससे बर्तन काले नहीं होते। लेकिन अगर आप चूल्हे पे बनाओगे तो बर्तन काले हो जाते हैं, क्योंकि जो चूल्हे में आप ईंधन यूज करते हो वो पूरी तरह से नहीं जलता, इसलिए वो बर्तन को काला कर देता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? किसका कैलोरी मान सबसे कम होगा? दोस्तों कैलोरी मान बताना है आपको, सबसे कम किसका है? मीथेन का, एलपीजी का, कोयला गैस का, या फिर हाइड्रोजन। H2 का मतलब दोस्तों हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन का तो दोस्तों सबसे ज्यादा है, आपको सबसे कम बताना है। दोस्तों हाइड्रोजन से कम एलपीजी का, और उससे कम मीथेन का, और सबसे कम दोस्तों किसका होता है? कोयला गैस, कोल गैस का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। द फ्यूल अमंग द फॉलोइंग दैट हैज लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड कोज हाई पोल्यूशन। यहाँ पे भी आपको बताना है दोस्तों, किसका कैलोरी मान सबसे कम है, यानी कि जिस उसमें मान कम है और वो प्रदूषण भी बहुत ही ज़्यादा करता है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है गाय के गोबर के उपले काऊ डंग केक, ऑप्शन सी है एलपीजी, ऑप्शन डी है पेट्रोल। दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, जो सॉलिड फ्यूल हो, अगर एक दोस्तों सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड होता है और गैस। सॉलिड फ्यूल है दोस्तों, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, लिक्विड वालों की ज़्यादा और गैस वालों की सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आपको ना भी आ रहा हो तो आप ये देख लेना कि कौन सा सॉलिड फ्यूल है। तो सॉलिड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। अब एलपीजी और पेट्रोल, एलपीजी तो गैस है, इसकी तो ज़्यादा होगी। पेट्रोल क्या है, लिक्विड है, इसकी भी दोस्तों क्या है, मतलब कि गैस से तो कम होगी लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होगी। और ये दोनों दोस्तों सॉलिड है, कौन? कोयला और गाय के गोबर के उपले। तो इन दोनों में से आपको कोई राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों जो कोयला है, कोयले से तो दोस्तों क्या है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें, कोयले से दोस्तों क्या है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है जो, वो काऊ डंग केक से ज़्यादा होती है। और जो काऊ डंग केक है, गाय के गोबर के उपले जब हम जलाते हैं तो इससे प्रदूषण भी ज़्यादा होता है। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, गाय के गोबर के उपले यानी काऊ डंग केक। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है और ये पोल्यूशन भी कॉज करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, एक गैसियस फ्यूल डैश, गैसीय ईंधन डैश है, कैसा है दोस्तों? जलने पर अधिक मात्रा में राख देता है। इट गिव्स हाई ऐश कंटेंट ऑन बर्निंग। तो दोस्तों जो गैसीय ईंधन होता है वो जलने पर राख नहीं देता, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। कम कैलोरी मान है, हैव कैलोरीफिक वैल्यू, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू तो दोस्तों ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। पाइपलाइनों में पारित नहीं किया जा सकता, इसको दोस्तों पाइपलाइनों में भी पारित किया जा सकता है। पाइपलाइनों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है गैस को, तो ये भी बात गलत है, इसमें तो कहा है कि नहीं किया जा सकता। उसके बाद किसी भी क्षण जलाया जा सकता है, कैन बी बर्न्ड एट एनी मोमेंट, तो किसी भी क्षण इसको जला सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी ही दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, डैश एक ईंधन नहीं है, डैश इज नॉट ए फ्यूल, कौन सा दोस्तों ईंधन नहीं है? मृदा, ये दोस्तों ईंधन नहीं है। सीएनजी भी है, एलपीजी भी, बायोगैस भी है। तो मृदा, सोयल दोस्तों मिट्टी क्या है, हमारा ईंधन नहीं है, इसको जला के दोस्तों कुछ हीट नहीं प्रोड्यूस की जाती। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक डैश एक दहिया नहीं है, डैश इज नॉट ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन सा नहीं है दोस्तों, जिसको जलाया नहीं जा सकता? मृदा, इसको भी जलाया नहीं जा सकता, पत्थर को भी, ऑक्सीजन को भी दोस्तों जलाया नहीं जा सकता, ये भी क्या है, नॉन कंबस्टिबल है, या फिर हम कंबस्टिबल नहीं है, दहिया नहीं है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, दहन के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? डैश इज नेसेसरी फॉर कंबशन। दोस्तों आपको याद रखना है, अगर कंबशन करवाना है यानी कि कोई चीज़ जलानी है, तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिली दोस्तों, तो उससे दोस्तों क्या है, कंबशन नहीं हो सकता, कोई भी वस्तु को हम जला नहीं सकते। तो किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो आपको याद करना, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से
जंगल में आग किस मौसम में लगती है? इन विच सीजन डू फॉरेस्ट फायर हैपन? तो जंगल में आग दोस्तों किस मौसम में लग सकती है? आपको पता है गर्मी में लगेगी, ठंड में तो ठंडा मौसम होता है वहाँ पे तो आग नहीं लगेगी। गर्मी में भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है जिसके कारण दोस्तों जो सूखी घास फूस है उनमें अपने आप भी आग लग जाती है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, आग लगे व्यक्ति को कंबल से लपेटने से आग बुझने का क्या कारण है? जब दोस्तों किसी व्यक्ति को आग लग जाती है तो कंबल से लपेटते हैं, अभी हमने पढ़ा था। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों लपेटा जाता है? रीजन क्या है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन सप्लाई शट्स ऑफ, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। दूसरा, कंबस्टिबल मटेरियल नॉट अवेलेबल, दह्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होता। तो बात नहीं बनी दोस्तों। CO2 एक्यूमुलेट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इकट्ठी हो जाती है। टेम्परेचर ड्रॉप या फिर तापमान कम हो जाता है। दोस्तों जब हम कंबल से लपेट देते हैं तो उसकी चारों तरफ एक परत बन जाती है जिससे दोस्तों जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बंद हो जाती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाने से, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाने से क्या दोस्तों वो आग बुझ जाती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है डैश कहलाता है? तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड। दोस्तों वो न्यूनतम तापमान, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ जलने लगता है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज यूज इन सेफ मैच, निरापद माचिस में क्या यूज किया जाता है? दोस्तों जो माचिस है दोस्तों जिसको आप यूज करते हो घरों में किसी भी चीज को जलाने के लिए, उसमें क्या चीज यूज होती है? एंटीमनी सल्फाइड, ट्राई सल्फाइड, फोस्फोरस या फिर पोटाशियम क्लोरेट या फिर ए और सी दोनों, यानी कि एंटीमनी सल्फाइड भी और पोटाशियम क्लोरेट भी। तो दोस्तों आपको याद रखना है उसमें दोनों यूज होते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, कौन सा एक फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं है? तो कौन सा आपको बताना है यहाँ पे फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं है? मेलामाइन ये नहीं है दोस्तों। CNG भी क्या है दोस्तों जल सकती है, प्राकृतिक गैस को भी जलाया जा सकता है, LPG को भी जलाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मेलामाइन को जलाया नहीं जा सकता। आपने पिछले जो 4th चैप्टर पढ़ा था, 3rd चैप्टर उसमें पढ़ा था दोस्तों मेलामाइन, जो कि हमारा प्लास्टिक का एक टाइप है। तो इसको जलाया नहीं जा सकता है, ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, आग उत्पन्न करने के लिए दोस्तों क्या चीज़ चाहिए? फ्यूल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हवा यानी कि ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, हीट भी होनी चाहिए, जिसको मतलब हीट, अगर हीट मिलेगी यानी एक तापमान मिलेगा तभी तो कोई चीज़ जलेगी। तो तीनों चीज़ें बहुत जरूरी हैं दोस्तों। तो उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो फ्यूल चाहिए जिसको जलाना है, और उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई दोस्तों बहुत ही जरूरी है अगर किसी चीज़ को जलाना है। अब अगर इसको जला रहे हैं तो एक टेम्परेचर भी चाहिए, जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है, ताकि हम उससे ज़्यादा कर सकें और इसमें आग लग जाए। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? हीट। तो तीनों चीज़ें चाहिए अगर किसी चीज़ को जलाना है, यानी कि आग को प्रोड्यूस करना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज फायर एक्सटिंग्विशर प्रोड्यूस व्हेन एक्टिवेटेड? अग्निशमन यंत्र सक्रिय होने पर क्या उत्पन्न करते हैं? दोस्तों जो फायर एक्सटिंग्विशर है जब उनको एक्टिवेट किया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर सभी? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जब कोई भी मान लो अग्निशमन यंत्र एक्सटिंग्विशर है, उसको जब एक्टिवेट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, स्वतः दहन किस पदार्थ में संभव है? इन विच सब्सटेंस स्पॉन्टेनियस कंबशन पॉसिबल? स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब दोस्तों अपने आप तीव्र, यानी कि एकदम से आग लग जाना। तो ये किस में होता है? आपको पता है दोस्तों, हमने जो 4th चैप्टर में पढ़ा था, जो फोस्फोरस है इसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, यानी जब इसे दोस्तों हवा में लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली जल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्या सक्रिय धातु है, अधातु है, यानी कि बहुत ही क्या दोस्तों क्या कह सकते हैं, रिएक्टिव। ये हमारा क्या है? नॉन मेटल है, जो कि दोस्तों हवा में अगर रिएक्ट करता है तो बहुत ही तेजी से जल जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसमें स्पॉन्टेनियस या फिर रैपिड कंबशन भी बोलते हैं, वो इसमें होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, आतिशबाजी करना किसका उदाहरण है? फायर वर्क्स, पटाखे पटोखे बजाते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? रैपिड कंबशन का। ये दोस्तों यहाँ पे रैपिड को दोस्तों तीव्र बोलते हैं, स्वतः को इंस्टेंटेनियस का। तो यहाँ पे आप सही कर लेना दोस्तों, रैपिड तो स्वतः होता है और ये दोस्तों क्या है? तीव्र होता है। स्वतः का मतलब अपने आप आग लग जाना, और रैपिड में दोस्तों यानी कि तेजी से आग लगना। तो दोस्तों जो फायर वर्क्स है, पटाखे बजाते हैं, वो किसके उदाहरण है दोस्तों? विस्फोट का। विस्फोट दोस्तों उसे कहते हैं जब आग लगती है तो साथ के साथ लाइट भी निकलती है और आवाज़ भी आती है। तो पटाखे में आपको पता है दोस्तों हीट भी प्रोड्यूस होती है और आवाज़ भी आती है, और दोस्तों ये हमारा किसका हो जाएगा? मतलब कि विस्फोट कहते हैं इसको, एक्सप्लोजन कहते हैं। तो आतिशबाजी करना किसका उदाहरण है? विस्फोट का। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म है, कम गर्म है? तो विच पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम इज हॉट,
होल टेस्ट। अच्छा, ज़्यादा गर्म बताना दोस्तों, सबसे गर्म भाग आपको बताना है मोमबत्ती का कौन सा होता है। दोस्तों अभी आपको बताया था जो सबसे बाहर वाला भाग होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है और अंदर वाला भाग सबसे कम गर्म होता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 1 किलो ईंधन द्वारा उत्पादित ऊष्मा या ऊर्जा की कुल मात्रा, यानी दोस्तों टोटल अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय 1 केजी ऑफ फ्यूल इज द। दोस्तों कोई भी 1 किलोग्राम का फ्यूल है, वो जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न करेगा उस 1 किलोग्राम फ्यूल से, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको दोस्तों हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, यानी कि ऊष्मीयमान कहते हैं। तो शुद्ध ऊष्मीयमान यानी कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। इन विच पार्ट ऑफ फ्लेम आर अनबर्न्ड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन फाउंड, यानी ज्वाला के किस भाग में कार्बन के अनजले कण पाए जाते हैं? दोस्तों जो हमारे फ्लेम होती है, जैसे मोमबत्ती मान लो, तो इसकी फ्लेम के दोस्तों मैंने आपको बताया 3 भाग। एक तो बीच वाला भाग होता है इनर, फिर मिडल, फिर दोस्तों आउटर। तो जो आउटर भाग है वो सबसे गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कंबशन है वो पूर्ण हो जाता है, पूरी तरह से हो जाता है। लेकिन जो बीच वाला भाग है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों जो कार्बन के कण है वो पूरी तरह से नहीं जल पाते, यानी कि अनजले या फिर अर्धजले कण यहाँ पे कार्बन के पाए जाते हैं, अनबर्न्ड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन पाए जाते हैं। वो कौन सा दोस्तों? इनर, हमारा जो इनर जोन है, इनर जो एरिया है, आंतरिक भाग इसको कह सकते हैं, आंतरिक क्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, अनबर्न्ड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन पाए जाते हैं, यानी कि कार्बन के अनजले कण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आंतरिक क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। आदर्श ईंधन का गुण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्यूल। तो आइडियल फ्यूल का कौन सा दोस्तों यहाँ पे गुण नहीं है? आइडियल फ्यूल दोस्तों सस्ता होना चाहिए, तो पहला तो है। आइडियल फ्यूल महंगा, तो महंगा नहीं, जब सस्ता होगा तो महंगा, तो अपोजिट हो गए, तो महंगा नहीं होना चाहिए। सहज उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि रेडी अवेलेबल, ये भी सही है। और नेचुरल फ्रेंडली, प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए, भी सही है। इसने पूछा था कौन सी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑप्शन बी महंगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आइडियल फ्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है, आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। CO2 को सिलेंडर में तरल के रूप में संग्रहित किया जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एज लिक्विड इन सिलेंडर एट। तो जो CO2 है दोस्तों, उसको लिक्विड की फॉर्म में सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, किस पे? हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे दोस्तों क्या है, स्टोर किया जाता है लिक्विड की फॉर्म में। तो ये आपको याद रखना है, हाई प्रेशर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विच किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक है? विच ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक, जो कैलोरीफिक वैल्यू है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, हर साल आता है। तो आपको याद कर लेना है पूरा टेबल, किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो हाईएस्ट पूछिए, सबसे ज्यादा किसके होते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों ये रहा आपके सामने, किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे कम है? यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू कम बतानी है, किसकी है? तो मैंने बताया था दोस्तों, सॉलिड की कम होती है, फिर ज़्यादा होती है जो लिक्विड फ्यूल है, और अगर गैसियस फ्यूल है तो उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो सॉलिड कौन कौन से यहाँ पे? सॉलिड दोस्तों ये 3 है हमारे, लकड़ी, मतलब कोयला, लकड़ी, गोबर। तो इनमें से आपका कोई एक राइट आंसर होगा। और इनमें से भी दोस्तों कोयले की तो ज़्यादा होती है, लकड़ी की भी, लेकिन जो गोबर के उपले इसकी दोस्तों क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। इसका जो ईंधन का मतलब कि गोबर का उपला जो ईंधन है, इसका ऊष्मीयमान सबसे कम होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? विच गैस इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक। तो सबसे जहरीली गैस, यानी विषैली या जहरीली एक ही बात है, तो वो कौन सी है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोस्तों बहुत ही क्या है, जहरीली गैस होती है, इसको धम गोटू गैस भी कहा जाता है। क्योंकि इससे दोस्तों अगर मान लो कोई घर में अगर किसी चीज को जला के सो गए, और उससे ये गैस पहली बात तो कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई भी दोस्तों क्या है, कंप्लीट कंबशन नहीं होता, इनकम्प्लीट कंबशन से गैस प्रोड्यूस होती है, और ये बहुत ही जहरीली होती है। अगर इसको दोस्तों जला के मान लो किसी चीज़ को घर में सो जाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से दोस्तों क्या है, किसी की मौत भी हो सकती है। तो बहुत ही दोस्तों विषैली गैस है। ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है डैश की बढ़ती मात्रा। तो द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डैश। तो ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों किसकी मात्रा के बढ़ने से होता है, यानी कि किसकी अमाउंट को इंक्रीज करने से ग्लोबल वार्मिंग होती है? प्योर, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है, यहाँ पे दोस्तों एक इंग्लिश में गलत लिखा है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, या फिर धूल कण, डस्ट पार्टिकल। तो आपको याद रखना दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ेगी तो इससे दोस्तों क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कौन से गैसीय ऑक्साइड अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं? तो बहुत ही दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच गैसियस ऑक्साइड्स आर कॉज ऑफ एसिड रेन। इससे भी हर साल एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, एसिड रेन से। तो कौन से गैसियस ऑक्साइड है जिससे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे एसिड रेन का जो कारण बनते हैं? तो एक तो सल्फर, एक नाइट्रोजन। आपको याद रखना दोस्तों, सल्फर गैस के ऑक्साइड
और नाइट्रोजन के ऑक्साइड SO2 और NO2, ये दोस्तों आपको याद कर लेने हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों क्या है दोस्तों, अम्ल वर्ष यानी कि एसिड रेन के मतलब इनके कारण होती है। तो ए और सी यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों आगे ए और सी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस ईंधन के दहन से के लिए अत्यधिक मात्रा में अतिरिक्त हवा की आवश्यकता होती है? कंबस्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल रिक्वायर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे फ्यूल है जिसको जलाने के लिए ज़्यादा हवा की हमें जरूरत पड़ती है? पहला है दोस्तों लाइट डीजल ऑयल, नेचुरल गैस, एलपीजी या फिर कोल। दोस्तों ज़्यादा हवा की जरूरत हमें उसके जलाने में पड़ती है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता है इनमें से कोयले की कम है, तो इसी को जलाने में दोस्तों एक्सेस एयर यानी कि ज़्यादा मात्रा में हवा की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ईंधन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति का अर्थ है। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन फ्यूल मीन्स। दोस्तों जो फ्यूल होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस होती है, तो इसका क्या कारण होता है आपको बताना है। हाई एक्सेस एयर या फिर पुअर कंबशन या फिर हाई थर्मल एफिशिएंसी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब कोई भी फ्यूल है वो जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है वहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो कि प्रोड्यूस होती है। तो वो क्यों होती है दोस्तों, खराब कंबशन के कारण। अभी आपको बताया था अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो, पुअर कंबशन हो या इसको खराब दहन बोल सकते हैं, तो इसके कारण दोस्तों क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। चारकोल को जब वायु में जलाते हैं, हवा में जलाते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है? चारकोल बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसेस। तो चारकोल को जब जलाया जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोस्तों क्या है प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46। कंबशन इज ए, दहन एक डैश है। तो कंबशन क्या है दोस्तों, भौतिक प्रक्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल है, या दोनों है, दोनों में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कंबशन है जो हमारे वो केमिकल प्रोसेस होती है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लोअर इग्निशन टेम्परेचर। किसका दोस्तों ज्वलन ताप कम होता है, इग्निशन टेम्परेचर कम है यानी कि कम तापमान पे जल जाएगा? लकड़ी का, कागज का, वनस्पति तेल का, या केरोसिन का? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो मतलब कि दोस्तों आपको बताना है कि इग्निशन टेम्परेचर किसका कम है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कौन है जो कम ताप पे जल जाता है। तो जो केरोसिन ऑयल है दोस्तों, कौन सा, केरोसिन ऑयल, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर लो होता है दोस्तों, आपको याद रखना है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। पानी की उपस्थिति में कागज का ज्वलन ताप, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाटर। दोस्तों आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक कागज में दोस्तों क्या यहाँ पे पानी डाल देते हैं और उसको जलाया जाता है। पहले तो दोस्तों उसमें दोस्तों एक कोन बना लेते हैं कागज का। पहले तो बिना पानी के जलाते हैं तो जल जाता है, लेकिन जब उसमें पानी डालते हैं तो वो दोस्तों जलता नहीं है, यानी कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, ज़्यादा ताप पे जलता है, पहले वाले ताप पे नहीं जलता। तो जब उसमें दोस्तों पानी डाल देते हैं तो उसका टेम्परेचर दोस्तों इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किसके लिए किया जाता है? टू कट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई को कट करने के लिए। ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, यानी जो ईंधन है उसका टेम्परेचर यानी कि तापमान कम करने के लिए, या ए और बी दोनों यानी इन दोनों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर किसी के भी लिए नहीं। तो दोस्तों जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका काम क्या होता है? आग को बुझाना। और आग को बुझाने के दो तरीके हैं, या तो जो एयर की सप्लाई है एक तो वो कम कर दो, या फिर दोस्तों जो तापमान है फ्यूल का वो कम कर दो। तो इन दोनों को कम करने के लिए यानी इन दोनों कामों के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। एयर की सप्लाई को बंद करने के लिए, उसकी आपूर्ति को बंद करने के लिए, और टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। एक्सप्लोजन इज द इवोल्यूशन ऑफ, विस्फोट है दोस्तों डैश का पैदा होना है। तो विस्फोट में क्या क्या पैदा होता है? हीट, लाइट, साउंड, या सभी। तो अभी आपको बताया था दोस्तों विस्फोट में हीट, लाइट, साउंड तीनों क्या है दोस्तों उत्पन्न होती है, तीनों इवोल्व होती हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, यहाँ पे टोटल 70 क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना। और बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। जलने के दौरान वाष्पित होने वाला पदार्थ डैश होता है, डैश देता है। जलने के बाद वाष्पित होने वाला पदार्थ दोस्तों डैश देता है, यानी कि सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स। तो दोस्तों जब किसी पदार्थ को जलाते हैं और वो वेपोराइज हो जाता है
तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, आपको याद रखना दोस्तों, जब कोई पदार्थ जलने के बाद वेपोराइज होता है तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, उससे क्या प्रोड्यूस होती है, फ्लेम। जैसे वैक्स है दोस्तों, मोम है, मोम को जब जलाया जाता है तो उससे दोस्तों वो वेपोराइज हो जाता है, उस टेम्परेचर अगर ज़्यादा करते हैं तो वो वेपोराइज हो जाता है। तो और वेपोराइज जब कोई चीज़ होती है जलते वक्त तो वो फ्लेम क्या है दोस्तों, प्रोड्यूस करती है, फ्लेम उत्पन्न करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वाला यानी कि फ्लेम। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है दोस्तों, इनर मोस्ट जोन इज द, आंतरिक क्षेत्र क्या होगा दोस्तों, हॉटेस्ट पार्ट होगा, मॉडरेटली हॉट पार्ट होगा, लीस्ट हॉट पार्ट होगा, कोल्ड हॉट पार्ट होगा। कोल्ड कोल्ड पार्ट होगा यानी कि ठंडा भाग होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो तीन भाग होते हैं, बाहर वाला, अंदर वाला और सबसे बीच वाला, यानी बाहर वाला, मिडल और इनर मोस्ट। इनर मोस्ट दोस्तों क्या है, सबसे कम गर्म होता है, सबसे बाहर वाला सबसे ज्यादा। तो इनर मोस्ट पूछा है तो सबसे कम गर्म भाग होगा यानी कि लिस्ट हॉट जोन या लिस्ट हॉट पार्ट होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, ज्वाला में पीला रंग दर्शाता है, येलो कलर इन द फ्लेम डिनोट्स। तो येलो कलर दोस्तों क्या डिनोट करती है, आउटर मोस्ट जोन को, मिडल जोन को, इनर मोस्ट को, या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों सबसे बीच में जो है वो थोड़ा काला सा होता है, हल्का हल्का, फिर दोस्तों यहाँ पे येलो होती है, और फिर दोस्तों ब्लू फ्लेम होती है। तो ब्लू फ्लेम सबसे बाहर होती है, जो सबसे गर्म होती है। लेकिन आपको दोस्तों येलो पूछा है यानी कि पीले रंग की फ्लेम पूछी है, तो पीले रंग की फ्लेम दोस्तों बीच में पाई जाती है, मिडल में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, डैश वाहन के प्रयोग से, डैश का वाहन के प्रयोग से, वाहन में प्रयोग करने से प्रदूषण कम होता है, यानी कि यूज ऑफ डैश व्हीकल रिड्यूसेस पोल्यूशन। यानी दोस्तों वाहन में किसका प्रयोग करें जिससे पोल्यूशन कम होता है, पेट्रोल का, डीजल का, सीएनजी का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। किसका यूज करने से, सीएनजी का यूज करने से दोस्तों पोल्यूशन कम होता है, लेकिन पेट्रोल डीजल से पोल्यूशन क्या है, ज्यादा होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, और ये रहा आपके सामने, आइडियल फ्यूल हैज डैश क्लोरिफिक वैल्यू। आदर्श ईंधन है दोस्तों, उसका कैलोरिक मान डैश होता है। तो दोस्तों आदर्श ईंधन यानी कि आदर्श ईंधन किसको कहेंगे, आइडियल फ्यूल, जो अच्छे फ्यूल होंगे, जो दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या देंगे, हमें हीट देंगे, और कम मतलब कि कम मात्रा के में उनका हम दहन करेंगे, कम मात्रा में कम वैल्यू उनकी जलाएंगे, लेकिन दोस्तों हमें हीट वो ज़्यादा देंगे। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी उनकी, हाई होगी। क्या होगी दोस्तों, हाई होगी। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आइडियल फ्यूल उसे कहते हैं जो कम मात्रा में जलाने पर हमें एनर्जी यानी कि हीट ज़्यादा देता है। तो जो हमें एनर्जी या हीट ज़्यादा दे रहा है, इसका मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होगी, हाई होगी। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, कैलोरी मान दर्शाता है, कैलोरीफिक वैल्यू गिव्स द। तो कैलोरीफिक वैल्यू दोस्तों किसके बारे में हमें बताती है, फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में यानी ईंधन दक्षता, या फिर अमाउंट ऑफ हीट के बारे में, अमाउंट ऑफ लाइट के बारे में, या फिर नन ऑफ द अबव। अब दोस्तों देखो, जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट पर, यहाँ पे पर यानी कि जो भी अमाउंट उसकी वो होगी, किलोग्राम या ग्राम में जो भी हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, तो उसका वेट आ जाएगा, और ऊपर उसका मास या वेट जो भी कहो, ऊपर दोस्तों उसकी उससे जलाने से जो हमें हीट मिली, अमाउंट ऑफ हीट मिली, वो आएगा। और इसी को हम कहते हैं दोस्तों ईंधन दक्षता यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है हमें, वो दोस्तों फ्यूल एफिशिएंसी यानी ईंधन दक्षता के बारे में बताती है कि ईंधन जो फ्यूल है वो कितना एफिशिएंट है। यानी कोई भी फ्यूल अगर एक मान लो 1 किलोग्राम, दो फ्यूल लिया हमने 1-1 किलोग्राम, जो दोस्तों ज़्यादा हीट देगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो ऑप्शन ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स कोजेज। बिना जले कार्बन कण है जो, वो डैश का कारण बनते हैं। तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स क्या, किस चीज़ का कारण बनते हैं, स्टमक इन्फेक्शन का यानी कि पेट में संक्रमण का, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का यानी श्वास संबंधी प्रॉब्लम समस्या होगा, ब्रेन इन्फेक्शन का यानी मस्तिष्क संक्रमण का, या फिर थ्रोट प्रॉब्लम्स यानी गले की समस्या होगा। तो दोस्तों अनबर्न्ड पार्टिकल हवा में घूमते हैं, जिससे दोस्तों क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, श्वास संबंधी समस्याएं होती हैं, दमा, अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, अपूर्ण दहन देता है यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन से क्या प्रोड्यूस होती है। तो अभी आपको बताया था, इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक अत्यंत विषैली गैस है, तो वो इसका फॉर्मूला होता है CO, ये दोस्तों क्या उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59, सुनार लोहे को पिघलाने के लिए ज्वाला के डैश भाग का उपयोग करता है, गोल्ड स्मिथ यूजेज डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग। दोस्तों गोल्ड है, उसको पिघलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो आपको पता है फ्लेम के किस भाग में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बाहर का जो भाग होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो एक फूंकनी सी रखता है वो, उसके माध्यम से दोस्तों लोहे को वो गर्म करता है, जो फ्लेम के आउटर मोस्ट, जो मतलब कि आउटर मोस्ट जो जोन है, सबसे भारी भाग होता है, वो सबसे गर्म होता है, उसी का यूज करता है सुनार लोहे को पिघलाने के लिए। तो ऑप्शन है दोस्तों बाहरी भाग यानी कि आउटर मोस्ट भाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों क्या है, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस,
यानी अधिकांश ईंधनों का दहन करने से डैश उत्पन्न होती है। तो ज़्यादातर जो फ्यूल्स हैं दोस्तों, उनको जब हम जलाते हैं, उनका कंबशन होता है, उनका दहन होता है, तो क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ज़्यादातर जो ईंधन है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कोयले और डीजल के दहन के से डैश गैस निकलती है। दोस्तों, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेज, जब कोयले को और डीजल को जलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको याद रखना दोस्तों, जब हम कोयले को और डीजल को जलाते हैं तो इनके जलाने से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, डीजल की और कोयले के जलाने से। तो कोयले के जलाने से CO2 भी निकलती है, और अगर डीजल लिख दिया साथ में तो यहाँ पे दोस्तों SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, पेट्रोल इंजन डैश के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। जो पेट्रोल इंजन है दोस्तों, वो किस गैस के ऑक्साइड छोड़ते हैं, वो आपको बताना है। सल्फर के, नाइट्रोजन के, फोस्फोरस के, कार्बन के। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से दोस्तों जो एसिड रेन वाला कंसेप्ट है वो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। जो पेट्रोल इंजन है दोस्तों, पेट्रोल इंजन है हमारे, वो कौन से? नाइट्रोजन के दोस्तों गैस छोड़ते हैं। और अभी आपने डीजल के बारे में पढ़ा जो कि सल्फर के छोड़ते हैं। और ये दोनों गैसेस दोस्तों हवा में जाती हैं, NO2 और SO2। और जब पानी के साथ, जो बरसात का पानी होता है उसके साथ मिलकर दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है, जो कि एसिड रेन के रूप में नीचे गिरता है, जिससे दोस्तों ताजमहल का रंग भी खराब हो गया है और फसल को भी नुकसान होता है। हमने जो लेसन पढ़ा था तब इसके बारे में बात की थी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63, ठोस ईंधन कौन सा आपको बताना है। निम्न में से कौन सा सॉलिड फ्यूल है? पेट्रोल तो दोस्तों लिक्विड है, डीजल भी लिक्विड है, प्राकृतिक गैस तो दोस्तों गैस है, लेकिन जो लकड़ी है वुड, ये हमारा दोस्तों ठोस ईंधन है, यानी कि सॉलिड फ्यूल है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन द मैच स्टिक इज स्ट्रक अगेंस्ट रबिंग सरफेस रेड फॉस्फोरस डैश, यानी जब माचिस की तिल्ली को रगड़ने वाली सतह पर मारा जाता है तो लाल फॉस्फोरस का डैश हो जाता है। देखो दोस्तों, जो माचिस की तिल्ली है, जब आपने देखोगे माचिस की एक साइड कुछ पट्टी सी लगी होती है जिसपे कुछ केमिकल लगा होता है कुछ, तो उस पर जब रगड़ते हैं तो दोस्तों क्या है, आग लग जाती है। लेकिन उसको रगड़ने से उस पर दोस्तों रेड फॉस्फोरस होता है। तो उस रेड फॉस्फोरस का क्या होता है? वह सफेद फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फॉस्फोरस। या फिर जो रेड फॉस्फोरस है वो पोटासियम क्लोरेट के साथ प्रतिक्रिया करता है, रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट। या फिर जो रेड फॉस्फोरस है वो एंटीमनी ट्राइसल्फेट को प्रज्वलित करता है, यानी कि इग्नाइट करता है कि इसको एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को, या कुछ भी नहीं होता। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो रेड फॉस्फोरस है वो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस यानी कि सफ़ेद फॉस्फोरस में बदल जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो आपको याद रखना है, जब किसी भी माचिस की तिल्ली को उसके जो रबिंग सरफेस होता है जहाँ पे उसको रगड़ते हैं वहाँ पे लगाते हैं, तो जो वहाँ पे रेड फॉस्फोरस है, लाल फॉस्फोरस है, वो सफ़ेद फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। और आपको पता है फॉस्फोरस दोस्तों हवा की प्रेजेंस में जलता है और वो तिल्ली जल जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ बाय केमिकल्स लाइक, कार्बन डाइऑक्साइड है वो डैश जैसे रसायनों द्वारा छोड़ी जाती है। तो कौन से रसायन है दोस्तों जो कौन से केमिकल्स है, रसायन है जो CO2 गैस छोड़ते हैं? CO2 गैस दोस्तों, अगर आपको ये नहीं भी आता तब भी आप इसमें सही तुक्का लगा सकते हो। CO2 गैस, CO2 दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जिस चीज में दोस्तों CO2 यानी कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगी, उसी से दोस्तों कार्बन ऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ पे दोस्तों सब में क्या है, सल्फेट, ये सल्फ्यूरिक एसिड की बात हुई है। इसमें कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है दोस्तों। जो इससे दोस्तों क्या है, ये जो इस टाइप के सोडियम हो गया, फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो गया, इनसे दोस्तों CO2 गैस है वो रिलीज होती है, छोड़ी जाती है। तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, if we burn the same amount of flowing fuels completely then combustion of which of one will give us maximum heat, यानी अगर हम दोस्तों जो नीचे ईंधन लिखे हुए हैं चार, इनको समान मात्रा में इनका पूर्ण दहन करेंगे, कंप्लीटली इनको अगर हम बर्न करेंगे तो किसके दहन से हमें अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगी, तो किसको जलाने से हमें ज़्यादा हीट मिलेगी वो आपको बताना है। पेट्रोल से, LPG से, डीजल से, या फिर CNG से। दोस्तों ज़्यादा ऊष्मा उससे मिलती है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जिससे ज़्यादा ऊष्मा मिलती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। तो यहाँ पे दोस्तों किसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है? आपको पता है दोस्तों LPG की कैलोरीफिक वैल्यू हाई है इन चारों में से। तो इसी के जलाने से दोस्तों अगर हम सेम अमाउंट जलाएंगे इन चारों की, तो LPG वाली जो अमाउंट होगी उससे दोस्तों हीट ज़्यादा मिलेगी। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज पोल्यूशन फ्री व्हीकल,
कौन सा दोस्तों ईंधन प्रदूषण रहित वाहनों के लिए है? तो कौन सा जो सो फ्यूल यूज किया जाता है फ्री मतलब पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स के लिए, प्रदूषण रहित व्हीकल यानी कि वाहनों के लिए? पेट्रोल दोस्तों पोल्यूशन फैलाता है, मिट्टी का तेल भी, केरोसिन दोस्तों आपको पता है तो अलग ही कंसेप्ट है, मतलब कि इसको स्टोव में यूज किया जाता है, जो स्टोव होते हैं गैस जिनको जलाने के लिए यूज किया जाता है, तो स्टोव में यूज किया जाता है। सीएनजी दोस्तों एक ऐसा हमारा ईंधन है, फ्यूल है, जो कि वाहनों में यूज किया जाता है और इससे क्या है पोल्यूशन नहीं होता, या फिर न के बात मतलब कि केवल क्या है दोस्तों नाम मात्र ही पोल्यूशन होता है या ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एंड रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पहले आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है? पेट्रोल और डीजल के दोस्तों अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट कंबशन से कौन सा वायु प्रदूषण है, जो वायु प्रदूषक है वो उत्पन्न होता है और रुद्र की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देता है, यानी दोस्तों जो हमारे ब्लड है उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा देता है। तो वो कौन सा है आपको याद रखना है। यहाँ पे स्मोक होगा, धुआं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो पेट्रोल और डीजल से आपको पता है उनके अपूर्ण दहन से क्या प्रोड्यूस होता है, धुआं निकलता है। और वो धुआं क्या करता है दोस्तों, हमारे जो ब्लड की ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन वाहक क्षमता होती है, उसको घटा देता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? तो एसिड रेन के लिए कौन सी गैसेज है वो रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी गैसें हैं जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी, आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने बार बार आपको बता दिया है। SO2 और NO2 ईजी भी है, ईजी तो अब लग गया आपको, आपने पढ़ लिया, और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्के दोस्तों इसके चांस है आने के। तो SO2 और NO2 ये दोनों गैस है दोस्तों जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी आपको याद करना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना दोस्तों, यदि आप किसी दक्ष निकाय में नीचे दिए गए प्रत्येक ईंधन के 1 किलोग्राम का दहन करेंगे तो आपको अधिकतम ऊष्मा किससे प्राप्त होगी? इफ यू बर्न 1 kg ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स एंड इन एन एफिशिएंट सिस्टम यू विल गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन यू बर्न। दोस्तों 4 यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, डीजल और कोयला। इनमें से चारों में से 1 किलोग्राम आपको दहन करना है, कंप्लीट इनका क्या दोस्तों कंबशन होगा इनका। तो आपको बताना है कि इनमें से, इन चारों में से कौन से के कंबशन से, किसके 1 किलोग्राम को जलाने से हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी, वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसको मैं आपको बताता हूँ, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है वही दोस्तों क्या है ज़्यादा हीट देगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि 70 में से आपके कितने जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही गए हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, और बाकी जो आपके साथी हैं जिन तक अभी वीडियो नहीं पहुंची है उनको भी दोस्तों शेयर कर देना, ताकि उनको भी दोस्तों क्या है इसका बेनिफिट मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, आगे भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।